नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विकास कुमावत। आज हम देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5। हम इसके पहले इसके 4 पार्ट देख चुके हैं और कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम उनके अंदर कवर कर चुके हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो पार्ट देखें, जिससे कई सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5। इसमें कई सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, कई सारे बच्चों को लगता होगा कि मैं जो ये क्वेश्चन करवाता हूँ वह बहुत इजी हैं, एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इनके कॉन्सेप्ट ही बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखेंगे तो मैं क्वेश्चन के अलावा चारों ऑप्शन के ऊपर डिटेल से बताता हूँ और उनके कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिटेल से आपको बताता हूँ, ताकि उन क्वेश्चन को आप कर सकें जो उनके बेस से आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करके बताता हूँ। आप बस वीडियो को ध्यान से देखें और इस पूरी सीरीज़ को ध्यान से समझें, ताकि आप एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में जान सकें कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है और हमारी तैयारी क्या है। तो आप क्वेश्चन को समझें। मैं कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एम्पियर नापने की इकाई है। अब फिर बात करें कि एम्पियर, तो एम्पियर के द्वारा करंट मापा जाता है। करंट को हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा। अब फिर बात करें कि एम्पियर तो मात्रक हो गया किसका, विद्युत धारा का। अब विद्युत धारा को मापा जाता है किस उपकरण के द्वारा, तो विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर के द्वारा, जो इस प्रकार दिखाई देता है। फिर हम बात करें प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है और प्रतिरोध को ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर बात करें पावर, तो पावर का मात्रक वॉट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी और रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने इस सीरीज में इस क्वेश्चन को लिया है। आप समझना, इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, सीधे से आपको एक फॉर्मूला सभी को याद होगा, मैं उसी के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या है। तो दोस्तों, कई बार ये आंसर आप याद कर लेते हैं परंतु भूल जाते हैं, तो आज आपको ऐसा याद करना है कि कभी ना भूलें। तो इसका आंसर होगा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम उसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फिर बात करें कि जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो क्या होती है, तरंग के द्वारा चली गई दूरी होती है। तो हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, लैम्बडा। फिर हम बात करें कि हमारा टाइम, तो टाइम तो टी हमने रखा है अभी। और फिर बात करें वेग यानी वेलोसिटी यानी हमारी स्पीड, वो हो गई v। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल हमारी v है, दूरी लैम्बडा और समय ले लिया हमने t। अब फिर बात करें कि यहाँ क्या दिख रहा है आपको, v बराबर लैम्बडा इंटू 1/t। तो हम यहाँ 1/t की जगह रख सकते हैं आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति बराबर होता है 1/समय। आवर्त काल का विपरीत आवृत्ति होता है। तो हम क्या करते हैं, 1/t की जगह रख देते हैं आवृत्ति यानी कि n। तो v बराबर लैम्बडा इंटू 1/t की जगह हमने रख दिया क्या, n। तो लैम्बडा इंटू n, तो v बराबर हो गया n इंटू लैम्बडा, यानी v हमारी तरंग वेग था, तो तरंग का वेग, और लैम्बडा था तरंग दैर्ध्य गुणित n हमने लिया था आवृत्ति को। तो हमारा आंसर हो गया तरंग का वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणित आवृत्ति। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, v बराबर n इंटू लैम्बडा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो v की जगह वह कभी कभी c भी लिखता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और n की जगह वह न्यू भी लिखता है, जो इस प्रकार से v को घुमाकर लिखा जाता है। ये यहाँ पर उसने लिखा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो दोस्तों, ध्वनि मोटी और पतली दो प्रकार की ध्वनि होती हैं, आप सभी को पता होगा। अब मोटी ध्वनि मतलब किसकी ध्वनि, तो हम
बोलचाल की भाषा में बता सकते हैं कि मोटी ध्वनि यानी कि किसी बॉयज की आवाज, बॉयज की आवाज कैसी होती है, थोड़ी मोटी होती है, और गर्ल्स की आवाज थोड़ी सी पतली होती है। तो वह किसके कारण होती है, तो वह होती है तारत्व के कारण, जिसे इंग्लिश में पीच भी कहा जाता है। अब पीच निर्भर करता है आवाज यानी ध्वनि की आवृत्ति पर। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी तारत्व भी उतना ज्यादा होगा, और आवाज पतली होगी यानी कि गर्ल्स की आवाज होगी। और अगर आवृत्ति कम है तो तारत्व भी कम होगा और आवाज मोटी होगी, और उस आवाज को हम कहते हैं बॉयज की आवाज। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार भी आपसे पूछा जाए कि बॉयज और गर्ल्स की आवाज में डिफरेंस कौन बताता है, तो वह बताता है पीच, तारत्व। यह एक ध्वनि का गुण है। इसके अलावा गुणता, क्वालिटी भी ध्वनि का गुण है, और इन दोनों के अलावा एक और होता है प्रबलता, वह भी ध्वनि का एक गुण है। फिर बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन है, और इनमें से क्या सभी में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। लगभग 96 से 97% आउटपुट मिलता है, यानी कि आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका 96 से 97% आपको आउटपुट मिलता है, जो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो गया चांदी। अब इसके अलावा एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है तांबा, और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब घरों में लाइट फिटिंग की जाती है तो फिर चांदी के तार क्यों नहीं लगाए जाते। तो चांदी के तार तो हम लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत अच्छा रहेगा अगर चांदी के तार लगाएंगे, क्योंकि हमें 97 से 96% के लगभग आउटपुट मिलेगा। परंतु चांदी का रेट थोड़ा ज़्यादा है, चांदी कॉस्टली पड़ेगी, और फिर इसी वजह से हम चांदी के तार नहीं लगवाते हैं। हमारे घरों में लाइट फिटिंग के दौरान यूज किया जाता है तांबे का तार। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय कंपास की कि यह होता क्या है। तो चुंबकीय कंपास आप सभी लोगों ने लैब में देखा ही होगा। चुंबकीय कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र, यानी इससे दिशा का पता लगाया जाता है। दिशा कौन सी, 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनका पता लगाया जाता है इस कंपास के द्वारा। और इस कंपास की निडिल हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब फिर बात करते हैं सबसे पहले तो कि समस्थानिक। तो समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न, उन्हें कहा जाता है समस्थानिक। और यहाँ पर एक और वर्ड आता है कि समभारिक किसे कहा जाता है, तो समभारिक उन्हें कहा जाता है जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु भार एक समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है समभारिक। तो अभी हमसे पूछा जा रहा है कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। तो एक तत्व है पोलोनियम, जिसकी खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी, और इस पोलोनियम के लगभग 27 समस्थानिक होते हैं, 27 समस्थानिक होते हैं। अब फिर बात करें पोलोनियम की, तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका परमाणु क्रमांक 84 और परमाणु भार 209 के लगभग होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी पोलोनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक खोज से संबंधित है, और एग्जाम में खोज से संबंधित एक न एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और एसएससी रेलवे में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनमें से ही हमारा ये क्वेश्चन है। अब फिर बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसके द्वारा बनाया गया था। तो हम जो ये सीरीज सोल्व कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन की,
तो हमारा एम ये नहीं है कि बस क्वेश्चन को सॉल्व करें और काम खत्म। हमारा एम यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बारे में जानें और चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल से हम पढ़ें। तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो नाभिकीय रिएक्टर होता है, इसे न्यूक्लियर भट्टी भी कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन होती है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है और ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उस ऊर्जा को विद्युत बनाने या और कई यांत्रिक ऊर्जाओं के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा होगा कि फर्मी परमाणु की त्रिज्या मापने की इकाई होती है और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब फिर बात करें हम रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी और इन्होंने उस परीक्षण के दौरान एक परमाणु पर अल्फा किरणों की बौछार की थी या अल्फा कण की बौछार की थी और उनमें से कई अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए थे और कई सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण जिस मार्ग पर गए थे उसी मार्ग पर लौटकर वापस आ गए। तो इसी प्रकार रदरफोर्ड ने उस परीक्षण से ज्ञात किया कि नाभिक के बीचों बीच एक छोटा सा भाग होता है जो बहुत कठोर होता है, दृढ़ होता है और जिस पर प्लस चार्ज होता है। यह बताया गया रदरफोर्ड के द्वारा। और अगर मैं आपको बताऊं कि परमाणु की अपेक्षा नाभिक का कितना भाग होता है, तो अगर आप मान लो कि एक फुटबॉल ग्राउंड में आप एक फुटबॉल रख दो, बस इतना बड़ा होता है परमाणु का नाभिक, यानी फुटबॉल ग्राउंड हो गया पूरा परमाणु और वो जो फुटबॉल है वह हो गई उसका नाभिक। फिर बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन के द्वारा कई सारे आविष्कार किए गए, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया, गति के नियम दिए गए। फिर बात करें आइंस्टीन की, तो इनके द्वारा तो कई सारे आविष्कार किए गए, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, E = mc², और कई सारे इनके द्वारा खोज की गई। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, फर्मी, और इनका पूरा नाम था एनरिको फर्मी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले बात करें रडार की, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार के द्वारा सूक्ष्म तरंगों और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है और इसकी सहायता से वस्तुओं जैसे वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों आदि की ऊंचाई, उनकी दिशा और उनकी चाल का पता लगाया जा सकता है। तो रडार की खोज का श्रेय टेलर एवं यंग, दो वैज्ञानिक थे, उनको जाता है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का विकास किसने किया था? यानी परमाणु बम की खोज, एटॉमिक बम की खोज किसके द्वारा की गई? तो एटॉमिक बम की खोज की गई थी जे रॉबर्ट ओपेनहियर द्वारा और यह एक महान वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा यह बम बनाया गया था। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। फिर अब इसके बाद में बात करें कि एडवर्ड टेलर, एक नाम और आता है एडवर्ड टेलर, इनके द्वारा हाइड्रोजन बम की खोज की गई थी जो कि परमाणु बम से कई ज़्यादा शक्तिशाली है और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। तो जे रॉबर्ट ओपेनहियर द्वारा की गई परमाणु बम की खोज और एडवर्ड टेलर के द्वारा की गई थी हाइड्रोजन बम की खोज। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इस सीरीज के पिछले पार्ट जाकर जरूर देखें। तो मेरे बोलने का एम ये है कि आप उन पार्ट को अगर देखेंगे तो उनके कई सारे कॉन्सेप्ट जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं वो आगे आने वाली सीरीज के क्वेश्चन में भी आपको अप्लाई करते हुए हम दिखेंगे। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और इसके सारी चीज़ों के बारे में हम उन पिछले 4 वीडियो में देख चुके हैं। अब अगर बार बार आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद होगी और आपके जो भी डाउट्स हैं वो हर वीडियो में क्लियर होते चलेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में इनसे बहुत सारी हेल्प मिलेगी।
तो अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अब जिसने पिछले वीडियो देख रखे हैं उनको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ से हमारे दो ऑप्शन यानी बी और डी तो कैंसिल हो गए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब बचे हमारे आंसर ए और सी, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। अब फिर कई सारे बच्चों को पता होगा जिन्होंने पिछले पार्ट देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। अब फिर बात करें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब फिर बात करें कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन के द्वारा हो गई, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो प्रोटॉन की खोज दो नाम चलते हैं, एक तो है रदरफोर्ड और एक है गोल्डस्टीन। तो मैंने बता रखा है कि खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा और प्रोटॉन नाम रखा गया था रदरफोर्ड के द्वारा। फिर बात करें न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। और जिसने पिछले वीडियो देख रखे हैं उनको यह भी पता होगा कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। तो इस प्रकार आपके कई सारे कॉन्सेप्ट लगातार प्रत्येक वीडियो में क्लियर होते चलेंगे। तो आप सभी वीडियो को देखें और वीडियो को पूरा देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक उच्च कोटि का क्षार होता है जिसका उपयोग कागज, वस्त्र, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। यह जल में विलय होता है। इसका एक और नाम होता है जिसे दाहक सोडा भी कहते हैं। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, दाहक सोडा भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब फिर हम यहाँ बात करें NaHCO3 की, तो NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, जिसे खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। फिर बात करें NaCl की, तो NaCl हमारा साधारण नमक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने हमें आंसर दे दिया है। वो पूछ रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व होता है। तो कार्बनिक तत्व, अब जिन्हें पता होगा, जिन्होंने पिछले वीडियो देखे होंगे, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी एक अलग तरीके से सोल्व करवा रखा है जो पिछली एग्जाम में आ चुका है, और यह क्वेश्चन भी SSC में कई बार पूछा जा चुका है कि कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व होता है। तो कार्बनिक यौगिक उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन होता है। तो इसका मतलब कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, कार्बन, और इन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनके लिए एक अलग से केमिस्ट्री पढ़ी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिन यौगिकों में कार्बन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है अकार्बनिक यौगिक। अब फिर बात करें कि कार्बन, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु भार होता है 14। फिर बात करें कार्बन की संयोजकता की, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, यानी जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, पुष्पों के बारे में डिटेल से बातें बताई जाती हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है भूमि का, और इसके अंतर्गत भूमि के बारे में डिटेल से अध्ययन किया जाता है कि कौन सी भूमि अच्छी है, किस भूमि में किस चीज़ की कमी है, किस उर्वरक की और ज़्यादा मात्रा इसमें होनी चाहिए या न होनी चाहिए, वो सब अध्ययन होता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। तो दोस्तों वीडियो का कंटेंट आप देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, और आप प्रीवियस क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन तो बल्कि वो हैं जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं और जिनके कॉन्सेप्ट भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस सीरीज के सारे वीडियो को देखें
और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चनों के बारे में जानकारी मिलती रहे। वैसे तो मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा, परंतु अगर कुछ आपको ऐसा लगता है तो आप नोटबुक साथ में लेकर बैठें, कुछ नोट करने वाली चीज़ भी मैं बताता हूँ उन्हें लिख लें और अपनी बुक से अलग से भी उन्हें पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट भी लिख सकते हैं, जिन्हें हमारी टीम के द्वारा सोल्व करके या मैं खुद आपको उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तपेदिक। अब फिर बात करें तपेदिक, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है टीबी। एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है तपेदिक किसे कहा जाता है, टीबी को, और टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी का एक और नाम होता है, उस नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक और नाम होता है क्षय रोग। तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो यहाँ से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया कि तपेदिक जो रोग है वह जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से क्लियर हुआ। फिर बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो वह पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जिसके द्वारा हमें टीबी होता है। तो जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम। इस नाम के जीवाणु के द्वारा तपेदिक रोग होता है। अब फिर बात करते हैं कि इस रोग में होता क्या है। तो इस रोग में रोगी के लंग्स खराब हो जाते हैं और उनमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। अब फिर बात करें कि इस रोग में रोगी को खांसी चलती है, और खांसी सूखी खांसी चलेगी, और उसके खांसी के साथ ब्लड भी निकलता है, जिससे रोगी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज नहीं कराया जाए तो उस रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। अब बात करें कि कुत्ते के काटने से एक रोग होता है और वह रोग होता है विषाणु के द्वारा। तो उस रोग का नाम है हाइड्रोफोबिया। अब बात करें हाइड्रोफोबिया की, तो हाइड्रोफोबिया रोग में रोगी को पानी से डर लगता है। अब आप सोचेंगे कि क्या रोगी को पानी से डर लगेगा, मतलब रोगी पानी ही नहीं पिएगा। जैसे कि रोगी को एक गिलास पानी दें तो वो पानी पिएगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो डर लगता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी से, जैसे नदी, तालाब, समुद्र आदि से उसे डर लगेगा। तो यह हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। अब फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कोशिका से संबंधित है, सेल से संबंधित है। और सेल से संबंधित एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है, यानी कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, यानी कौन सबसे अधिक मात्रा में कोशिका में पाया जाता है। तो हमारा आंसर है प्लास्टिड, ऑप्शन सी। प्लास्टिड यानी होता है लवक, और लवक सबसे ज्यादा मात्रा में कोशिका में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार से यह लवक होते हैं। यहाँ पर मैं आपको और इसके आगे आने वाले क्वेश्चन में और भी कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डीएनए से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है। तो डीएनए रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए। अब फिर बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में ये आपको बता रखा है, और भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता रखी है। अब फिर बात करें डीएनए की, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा, और उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब फिर बात करें कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तो वॉटसन और क्रिक ने दे दिया, डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई। तो डीएनए की खोज की गई थी फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। ये नाम आप सब लोग नोट कर लें, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी, क्योंकि बुक्स में यह नाम आपको बहुत कम देखने को मिलता है, या कोई कोई बुक ही इस नाम को लिखती है।
तो आप लिख लें डीएनए की खोज की गई थी फ्रेडरिक मिशर के द्वारा, और इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा 1853 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, यानी कोशिका का कौन सा अंग जंतु कोशिका में नहीं होता है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऐसा कोशिका का अंग है लवक प्लास्टिड्स, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। जैसा कि हमने देखा था लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, एक होता है अवर्णी लवक या रंगहीन लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, और एक होता है वर्णी लवक रंगीन लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि जो पत्तियों का हरा रंग होता है वह हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, और जो फूलों और फल को रंग प्राप्त होता है वह रंगीन लवक वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के द्वारा प्राप्त होता है। तो लवक कोशिका का ऐसा अंग है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु के रूप में ऊर्जा निकलती है। जैसा कि सब लोग जानते हैं अभी लॉकडाउन है, तो कई सारे स्टूडेंट ये सोच कर बैठे हैं कि बस अब लॉकडाउन है, अब कोई वैकेंसी नहीं आना। तो ये सब बातें दिमाग से निकाल दो, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने पास, क्योंकि वैकेंसी तो आना ही है। चाहे लॉकडाउन हो तो क्या लॉकडाउन है तो लोग रिटायर्ड नहीं होंगे, अगर लोग रिटायर्ड होंगे तो वैकेंसी होगी और वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि वैकेंसी ना आएगी, वैकेंसी कभी भी आ जाएगी। और मैं तो बोलता हूँ कि वैकेंसी आएगी और जल्दी जल्दी वह एग्ज़ाम करवा लेंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते मान लो ऐसी कोई वैकेंसी जो आने से रुक चुकी हो, वह लॉकडाउन के तुरंत बाद आएगी और वह 1 आध महीने में एग्ज़ाम लेके उसे फुलफिल कर लेंगे। तो अपनी तैयारी को जारी रखें। लॉकडाउन है, भारत बंद है, लेकिन हमारे घर में अपना दिमाग खुला रखो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पादप रोग से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो वो क्वेश्चन है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है। तो टीका रोग होता है, यह रोग मूंगफली में होता है और इसके कारण मूंगफली के पत्ते और जड़ें खराब हो जाती हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, पत्ते काले पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि जल गए हैं, और टीका रोग के कारण मूंगफली की जड़ें भी खराब हो जाती हैं। दोस्तों इसी प्रकार वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी बोलें कि पढ़ो, अभी वैकेंसी आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।